अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टेस्टिंग में हम टॉपिक पढ़ रहे थे मल्टीपल इंटेलिजेंस का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें थेरीज को देख रहे थे। तो आज हमारा टॉपिक है मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट थेरी है। हॉवर्ड गार्डनर ने इसको प्रेजेंट किया था। इनके नज़दीक इंटेलिजेंस की क्या डेफिनेशन है, सबसे पहले इसे जानते हैं। द कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आर टू फैशन प्रोडक्ट्स दैट आर वैल्यूड इन वन आर मोर कल्चरल सेटिंग्स। ये गार्डनर के नज़दीक डेफिनेशन है। इनकी कोटेशन है, बहुत फेमस कोटेशन है। इट्स नॉट हाउ स्मार्ट you are that matters, what's really counts is how you are smart। इन्होंने पहली मर्तबा मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की। इससे पहले आईक्यू, सिंपल आईक्यू कोई इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो था उसी को इंटेलिजेंस समझा जाता था। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, एक किस्म की इंटेलिजेंस नहीं होती, बल्कि एक इंडिविजुअल में मल्टीपल टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है। और पियाजे और एरिक्सन उनसे ये मुतासर हुआ था, क्योंकि ये पियाजे और एरिक्सन इसके टीचर्स थे, असातिज़ा थे। ठीक है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का बेसिक थीम क्या है? द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज challenges the idea of a single IQ, where human beings have one central computer where intelligence is housed. Howard Gardner claimed he was a professor of Howard University who originally proposed the theory. Says that there are multiple types of human intelligence, each representing different ways of processing information. ये इन्होंने पहली मरतबा बात की थी। इन्होंने कुछ मेंटली रिटार्ड बच्चों पर कुछ रिसर्चेस की थी। उनकी बुनियाद पर इन्होंने क्लेम किया था कि कुछ बच्चे जिनको एबनॉर्मल करार दिया गया, लेकिन वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो बहुत अच्छे पेंटर हैं, वो उनकी जो वर्बल स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो जिनको आप एबनॉर्मल कह रहे हैं उनके अंदर तो ये चीज़ें पाई जा रही हैं। तो उस बुनियाद पर इन्होंने ये एक थेरी प्रेजेंट की थी, जिसको काफ़ी पजीराई हासिल हुई है। और अब ये बहुत फेमस थेरी है। अगर आपने इंटेलिजेंस के टॉपिक को समझना है तो इस थेरी को आपने हमेशा से पढ़ना और अच्छे से डीपली स्टडी करना होगा। और ये हमारे जो सिस्टम की ख़राबियाँ हैं मौजूदा दौर में, क्योंकि हमारे नज़दीक सिर्फ वही बच्चा कामयाब है या लायक है जो अच्छा प्रेजेंट कर सकता है, जो अच्छा लिख सकता है पेपर के अंदर, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, जिसको रट्टा अच्छा लग सकता है, जो अच्छा याद कर सकता है, वो हमारे नज़दीक लायक है। लेकिन और बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं जिनको हम देखते हैं, उन लोगों में पाए जाते हैं, लेकिन हम उनको मैयर नहीं करते, क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है, गेज नहीं है उस तरह की, उसकी हमें रियासत को ज़रूरत ही नहीं होती बाज़। तो हमने बस वो एक बच्चा कितना याद कर सकता है, कितना लिख सकता है, उस चीज़ को टेस्ट करके उस बुनियाद पर लायक नालायक के ठप्पे लगाए हुए हैं। तो ये थ्योरी अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप असातिज़ा हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक इंडिविजुअल में कितनी कितनी खूबियाँ चीज़ें होती हैं। यहाँ पे एक थ्योरी की जो पिक्चर है वो मौजूद है, इसको हम देखते हैं। ये टाइप्स हैं, ये याद रहे। पहली मरतबा इन्होंने जब प्रेजेंट की थी थ्योरी तो उसमें 7 टाइप्स बताई थी इंटेलिजेंस की। फिर इन्होंने एक और ऐड की, 8 बताई। और बाज़ किताबों में 9 भी मिलती हैं, लेकिन 9 का अभी इन्होंने श्योर नहीं किया, उस पर रिसर्च जारी है। तो हम 8 ही देखेंगे। ओके, इंट्रापर्सनल। अब ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि लफ्ज़ जो थ्योरी का उन्वान है, जो मेन आइडिया है, जो उसका नेम है, उसी से ही मीनिंग शो हो रहा है और उसमें पूरी इंटेलिजेंस छुपी हुई है। बस नाम को अच्छे से आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए। इंट्रापर्सनल सेल्फ स्मार्ट, इंट्रा अपनी ज़ात से रिलेटेड। अब इसमें इन्होंने बताया है कि ये जो लोग होते हैं ये इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और इनके कैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं। और अगर आप इनको जो इनकी इंटेलिजेंस मिली हुई है उस पर नहीं चलाते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। हर एक जो इंटेलिजेंस की कैटेगरी बताई है इसको हम हाईलाइट करेंगे। इंट्रापर्सनल सेल्फ स्मार्ट, ये लोग जो होते हैं अपनी ज़ात को लेकर बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ज़ात से जुड़ी चीज़ों को सलीके से उनके साथ डीलिंग करते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इंटेल्स द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, टू अप्रिशिएट वंस फीलिंग्स, फियर्स एंड मोटिवेशंस। हु एम आई, मैं कौन हूँ, अपनी आप को अच्छा हम बन के कभी जिए? हम तो कहते हैं मैंने उसकी तरह बनना है। वो कितना खूबसूरत है, उसके कपड़े, उसकी ड्रेसिंग, उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका पेरेंट्स, उसके अलावा अपनी वो कितना खूबसूरत है, उसकी हाइट कितनी है। हम बन के हम जीते ही नहीं हैं, इसी वजह से ही तो प्रॉब्लम्स हैं। तो अपनी ज़ात से जब आप मोहब्बत करते हैं फिर आपको दुनिया फीकी नज़र आती है। इसलिए हम बन के अपनी जो हैं उस पर खुश रहें। इंटरपर्सनल से मुराद ये है, ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़ात से मोहब्बत करते हैं, जिस हाल में होते हैं उस हाल में खुश होते हैं। तो हर शख्स खुश रहने के लिए परेशान है।
हर शख्स खुश रहने के लिए परेशान है, तो आप परेशानियां क्यों पालते हैं दूसरों को देखकर? अपनी ज़ात से जो है उस पर इक्तफ़ा हासिल करें और अपनी ज़ात से मोहब्बत करें, उसी में एक्सेल करेंगे। इसमें कैरियर्स क्या हो सकते हैं? ये इंटेलेक्चुअल लोग बन सकते हैं, फिलोसफर बन सकते हैं, सेल्फ नॉलेज इनका एक्यूरेट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, ये मैनेजर बन सकते हैं, ये बहुत सारी और भी इनके कैरियर्स होते हैं जिनमें ये एक्सेल करते हैं, टीचर बन सकते हैं। ओके, दूसरे कैटेगरी हमारे पास आ रही है इंटरपर्सनल। ये वाज़ेह हो जाना चाहिए, इंट्रा और इंटर इन दोनों में फ़र्क वाज़ेह हो जाना चाहिए। इंटरपर्सनल, पीपल स्मार्ट, ये लोग जो होते हैं जिनमें ये इंटेलिजेंस पाई जाती है कि लोगों के साथ बहुत स्मार्ट होते हैं, रिश्ते कैसे बनाने हैं, रिश्ते कैसे निभाने हैं, लोगों के साथ कैसे चलना है, माशरे में कैसे रहना है, इन सारी चीज़ों से ये बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। अब जैसे जैसे हम ये इंटेलिजेंस की टाइप्स पढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे, आपके पेरेंट्स ऐसे होंगे जो लोगों के साथ बहुत उनकी लिंकिंग होगी, इनकी जो सोशल सर्कल्स होते हैं, फ्रेंड्स बहुत होते हैं। आप इनका मोबाइल उठा के देख लें, आप इनके जब ये किसी को मिलने जाते हैं तो लोग इनसे मिलने आते हैं, पीपल स्मार्ट होते हैं, लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स आए हैं उनमें ये इंटेलिजेंस पाई जाती थी, वो पीपल स्मार्ट थे, इंटरपर्सनल थे। और याद रखिए, आप इंटरपर्सनल हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा गोल है, आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, आप बन जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग होगी, लिंकिंग होगी, आप पेवस्त होंगे लोगों से ये पिछले दिनों की बात है, मौलाना रिजवी साहब, इंटरपर्सन पीपल, उन लोग उनसे मोहब्बत करते थे। एक बात ही कर रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा, तो ये क्या थी? ये जब आप मोहब्बत करते हैं लोगों से तो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी में कोई भी पर्पज़ है, लोग आपके लिए जान देने के लिए कुर्बान हो जाते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज कंसर्न्ड विद द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस, मोटिवेशंस एंड डिज़ायर्स ऑफ अदर पीपल। जब आप दूसरों पर तवज्जो करते हैं, ज़िंदगी का मकसद ही दूसरों के लिए जीना है, जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो फिर वो लोग आप पर कुर्बान होते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। ये लोग साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, थेरापिस्ट, काउंसलर, थियोलॉजियन, प्रोग्राम प्लानर, इंटरप्रेन्योर, सोशलिस्ट, पॉलिटिशियन, सेल्समैन के पास क्या होती है? मार्केटिंग स्किल्स होती हैं, लोगों से मोहब्बत। तो ये कैरियर्स हैं, अगर आप इनमें जाएंगे तो आप में ये स्किल है, आप इसमें जाएं, आप कामयाब हो जाएंगे। किसी और में जाएंगे तो आप नाकाम रहेंगे। लॉजिकल, आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी लॉजिक स्किल्स, नंबर, बड़े बड़े फिगर्स उनको याद हो जाते हैं, तो ये क्या है? लॉजिकल स्किल्स हैं, नंबर स्मार्ट होते हैं, हिंसों से, मैथमेटिकल ऐसी चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट थे जिनको 10-15 ऐसे होंगे जिनको मैथ्स बहुत ज़्यादा आती होगी, लेकिन आपको आती नहीं है। क्या रीज़न है? क्योंकि आप में ये स्किल कम है। ये नहीं है कि हर शख्स में सारी स्किल्स हैं, इनके दर्जे हैं, और ये दुनिया की खूबसूरती के लिए बनाई गई हैं। अब सारे लॉजिकल होते तो फिर दूसरे सब्जेक्ट किसने पढ़ने थे? इसलिए ये दुनिया का हुस्न बरकरार रखने के लिए मल्टीपल टैलेंट्स हैं जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, लिंकिंग क्रिएट करते हैं। लॉजिकल इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम्स लॉजिकली, carry out mathematical operations and investigate issues scientifically। ये इनके कैरियर्स क्या हैं? ऑडिटर, साइंटिस्ट, स्टैटिशियन, कंप्यूटर एनालिस्ट, टेक्नीशियन, मैथमेटिशियन, अकाउंटेंट, बैंकर, कैशियर, ये लोग इस फील्ड में जाएं, क्योंकि ये लॉजिक स्मार्ट है, तो लॉजिक से रिलेटेड ही काम करें। किसी और, अब इनको शायर बना दिया जाए तो क्या बनेगा? वो शायरी नहीं कर पाएंगे। उस फील्ड में अगर इनको उर्दू डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाए तो क्या बनेगा? यही तो तबाही है। जो टैलेंट है उसको बाहर निकाला हुआ है, और जो अनटैलेंटेड लोग हैं, जो जाहिल हैं, जिनको उस शोबे का पता ही नहीं है, उसको हमने हेड बनाया हुआ है। यही तो तबाही होती है। म्यूज़िकल, ये लोग म्यूज़िक स्मार्ट होते हैं, ये धुनें, टून्स, लिरिक्स, इनका बहुत ज़्यादा इन्हें इल्म होता है, आम आदमी को इतना इल्म नहीं होता। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स स्किल इन द परफॉर्मेंस, कंपोजिशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ म्यूज़िकल पैटर्न्स। इनको म्यूज़िक, ये क्या कर सकते हैं? म्यूजिशियन बन सकते हैं, पाइनो ट्यूनर बन सकते हैं, म्यूज़िक थेरापिस्ट, सिंगर, कंपोजर, म्यूज़िक जज, डीजे, ये सारे इनके फील्ड्स हैं, इनमें जाएं। अब अगर किसी बंदे को म्यूज़िक से मोहब्बत नहीं है, वो साउंड स्मार्ट नहीं है, तो उसको म्यूज़िक का जज बना दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो जाहिल लोगों को सिंगर लेकर ऊपर आ जाएगा। आप अच्छे म्यूज़िक जज उस वक्त बन सकते हैं जब तक आप में ये इंटेलिजेंस है, आपको पता है ये कौन सी साउंड है, ये इसका क्या स्कोप है। नेक्स्ट, विजुअल स्पेशियल, ये पिक्चर स्मार्ट होते हैं, तस्वीरों को विजुअल, व्यू देखना, बसरी जहानत। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस अलाउज पीपल टू comprehend maps and other types of graphical information।
ये जो तस्वीरें होती हैं, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो व्यू से रिलेटेड होती हैं, इनमें ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। ये फोटोग्राफर बन सकते हैं, मूवी मेकर बन सकते हैं, स्केचर, पेंटर, इनका कितना स्कोप है, ये लाखों रुपए कमाते हैं। आज हमारे बच्चों में ये टैलेंट होता है, लेकिन इसको मुआशरे के पैमाने के मुताबिक इसका कोई स्कोप ही नहीं है। इसलिए बच्चे वो जिनके पास ये टैलेंट भी है वो भी डॉक्टर बनने के धुन सवार किए बैठे हैं, और उनके पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं कि आप पेंटर बनकर क्या करेंगे, आप फोटोग्राफर बनकर क्या करेंगे। ये एक फजूल एक्टिविटी है। लेकिन आज एक आपने फिल्म बनवानी है, शादी की मूवी बनवानी है, तो कितने पैसे पे करते हैं। एक शादी की 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये हर काम की एक स्कोप है, वैल्यू है। जो आपका इंटरनल इंटरेस्ट है उसमें आप जाएं। ये क्या है, हमारे प्रेशर्स हैं सोसाइटी के, कुछ और डिस्क्रिमिनेशंस हैं जिनकी बुनियाद पर हम अपने बच्चों को ये काम करने ही नहीं देते, क्योंकि हमारे नज़दीक, हमारी सोसाइटी के नज़दीक ये बुरे काम है, फजूल हैं, टाइम वेस्टिंग है, फलां फलां। लिंग्विस्टिक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज से रिलेटेड। ये लोग लैंग्वेज बड़े अच्छे से सीख लेते हैं, इनको पता होता है, 1 से 2 ज़ुबानों पर अबूर हासिल होता है। आपने जितने भी ज़हीन लोग देखे होंगे वो उनको कम से कम 3-4 ज़ुबानें आती होंगी। जब आप 3-4 कल्चर्स को पढ़ते हैं तो फिर ही आप जो प्रोडक्ट देते हैं वो बेस्ट होती है। आप अल्लामा इकबाल की बेस्ट एग्जांपल है, उनको उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, अरबिक पर अबूर हासिल था, तो उनकी जो शायरी है उसमें एक फ़लसफ़ा ही अलग है। Linguistic intelligence refers to an individual's ability to analyze information and produce work that involves oral and written language. ओरल और रिटन, बोलना और लिखने से रिलेटेड, जो भी ज़ुबान से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इनमें ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ये क्या बन सकते हैं, पोएट, ट्रांसलेटर, कम्युनिकेटर, लाइब्रेरियन, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, राइटर, जर्नलिस्ट, लॉयर, एंकर, ये सारे इनके कैरियर्स हैं। इनमें ये जाएंगे तो एक्सेल करेंगे। नेचुरलिस्ट, नेचर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इनको नेचर की जो चीज़ें हैं उनका बहुत गहराई से पता होता है। एक आम इंसान को नेचर की चीज़ों का नहीं पता होता, लेकिन ये बहुत वाकिफ़ और गहराई रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको नेचर से मोहब्बत होती है और एक अंदरूनी तौर पर इनकी नेचर के साथ लिंकेज होती है। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस इनेबल्स ह्यूमन बींग्स टू रिकग्नाइज, कैटेगराइज एंड ड्रॉ अपॉन सर्टन फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इनके कैरियर्स, ये बोटनिस्ट बन सकते हैं, एस्ट्रोनॉमर बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ, इलस्ट्रेटर, मेट्रोलॉजिस्ट, शेफ, जियोलॉजिस्ट, लैंडस्केपर, फार्मर एंड हंटर, ये सारे इनकी कैरियर्स हैं, ये इनमें जाएं। बॉडी काइनेस्थेटिक, बॉडी स्मार्ट, काइनेस्थेटिक टचिंग से रिलेटेड। bodily kinesthetic intelligence deals with the potential of using one's whole body or parts of the body to solve problems. Physical therapist, actor, mechanic, carpenter, forest ranger, डांसर, एथलीट, ये क्योंकि इनको पता है टचिंग से रिलेटेड, कहाँ पे कदम रखना है, कहाँ से उठाना है, क्या ये जो इंटेलिजेंस है ये बच्चों में काम होती है। जब आप जवान बच्चे वो लड़खड़ाते फिरते हैं चीज़ों के साथ, उनका जो पाँव है टकरा जाते हैं, तो वो क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता होता ये कौन सा कदम कहाँ पे रखना है। लेकिन ये जो बॉडीली काइनेस्थेटिक होते हैं, जब आप बड़े होते हैं तो ये इंटेलिजेंस इंक्रीज होती है, आपको पता चलता है, फिर आप एथलीट बन सकते हैं, अच्छे डांसर बन सकते हैं। बॉडीली मूवमेंट से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा गहराई से नॉलेज होता है, तो आप डांस के जज भी बन सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे कैरियर्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। अब इस थ्योरी की देखते हैं स्ट्रेंथ्स क्या हैं, एजुकेशनल स्ट्रेंथ्स और क्रिटिसिज्म की तरफ जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हाईलाइट करती है। जो आपका पहले आईक्यू था उसमें आप आपकी सिर्फ इस चीज़ को चेक किया जाता था कि आप इम्तहान में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं, कितना सुना रहे हैं, आपकी ये वाली एबिलिटी को चेक करके इसी बुनियाद पर आप ज़हीन या नलायक हैं इसका ठप्पा लगा दिया जाता था। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक इंसान, किसी को भी आप नलायक ना कहें, वो अपनी जगह पे शाहकार है, हो सकता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, वो वर्बली बहुत अच्छा स्पीक कर सकता है, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो नलायक है? इस बुनियाद पर जब आप परखेंगे, एक ही पैमाने से सबको देखेंगे, तो फिर आपको बहुत सारे लोग नलायक नज़र आएंगे। लेकिन जब डिफरेंट पैमाने आप बना के उनको देखेंगे तो वो बहुत सारे लोग आपको लायक नज़र आएंगे। हो सकता है जो बंदा क्लास में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, उसकी मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छी हों, उसका जो रेगुलर आना है वो बहुत अच्छा हो, वो अदब से बात करता हो, तो ये भी सारी उसकी जहानत में आ जाती हैं। उसका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा हो, वो साफ़ सुथरा रहता हो, तो इन चीज़ों को आप जज ही नहीं करते। आप एक चीज़ को पकड़ के बैठ गए कि इसको पढ़ना क्यों नहीं आता, बस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ये थ्योरी हाईलाइट करती है और ये क्लेम करती है कि डिफरेंट किस्म के एजुकेशनल स्ट्रक्चर होने चाहिए। एक स्ट्रक्चर या एक पैमाना लेकर सबको मापना नहीं चाहिए। मल्टीपल फील्ड्स होने चाहिए और बच्चों को स्कोप के
मतलब बताना चाहिए। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, जो कि आज हमारे शोबे में डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ये 4-5 बस मेन में नज़र आते हैं, उसके अलावा किसी को पता ही नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया में 1000 डिसिप्लिन हैं, 1000 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीबन 100 के करीब सब्जेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो ये ना होते, अगर ये डिपार्टमेंट होने ही नहीं थे, अगर एक बंदा नालायक होता, ये एक ही इंटेलिजेंस होती, तो आज एक ही सिस्टम होता, एक ही डिपार्टमेंट होता। तो ये जो 80 डिपार्टमेंट हैं, ये क्यों हैं? ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। मल्टीपल टेस्टिंग कैटेगरीज होनी चाहिए, उनको टेस्ट करने के मुख्तलिफ टेस्टिंग टूल्स होने चाहिए, एक टेस्ट नहीं होना चाहिए। और इंसान का स्कोप होता है, ये सबसे बड़ा इस थ्योरी का ये क्लेम है कि इंसान का स्कोप है, किसी भी फील्ड का स्कोप नहीं है। मैंने एडमिशन लेना, मैं किस में बच्चे पूछ रहे होते हैं, सर मैंने एडमिशन लेना है, तो अब किस सब्जेक्ट का स्कोप है मुझे बताएं, उसमें ले लूँ। भाई आपका स्कोप है, उस डिसिप्लिन का स्कोप नहीं है जिसमें आप लेने जा रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को ग्रूम करें। आपने कोई लो लेवल का भी सब्जेक्ट पढ़ लिया है, बल्कि आपने सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा, आपके पास कोई ऐसी क्रिएटिविटी, टैलेंट है, आप उसमें एक्सेल करते हैं, काम करते हैं, दुनिया में आपका नाम बन जाएगा। बहुत सारे ऐसे नालायक लोग थे जिनके पास कोई डिग्री, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था, लेकिन दुनिया उनके बनाए हुए तरीके के मुताबिक चल रही है, और आज वो हमारे आइडियल हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक अपना अंदरली इनरली टैलेंट था जिसको उन्होंने उजागर किया था। कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं यहाँ पे देखते हैं। ये इंपीरिकल सपोर्ट इस थ्योरी को लेस मिलती है, यानी इसमें जो साइंटिफिक एविडेंस है वो बहुत कम है, और इसमें जो लैब टेस्ट हैं, क्योंकि अब मल्टीपल इंटेलिजेंस उन्होंने बता तो दी, लेकिन उसके टेस्ट नहीं बताए, इसलिए इसको इतना ज़्यादा इस हवाले से क्रिटिसाइज़ किया गया। और ये अजम्पशन बेस्ड थ्योरी है, इस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये अजम्पशंस हैं, कोई साइंटिफिकली चीज़ें प्रूफ नहीं हैं। और ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं, इनको हॉवर्ड गार्डनर कहता है कि ये आज़ाद हैं, एक दूसरे के साथ इनका कोई लिंक नहीं है। लेकिन जो थिंकर्स हैं वो कहते हैं ये तो एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं, आप कैसे कह रहे हैं आज़ाद हैं। और इसके अलावा इस आर्बिट्री क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने की थी, इस बुनियाद पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था कि पहले आपने 7 बताई हैं और फिर आपने 8 बता दी हैं, ये क्या बात हुई, और फिर आप 9 भी बता रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं बार बार। यानी कि एक ही क्लासिफिकेशन होती थी, जितनी भी थेरीज पहले आई हैं, तो उन्होंने बार बार अमेंडमेंट तो नहीं की, लेकिन आप कभी 7, कभी 8, कभी 9, तो ये इस बुनियाद पर क्रिटिसाइज़ किया गया। और एक और क्रिटिसाइज़ है कि ये टैलेंट्स हैं, यानी कोई बंदा अच्छा पेंटर है, कोई बंदा अच्छा सिंगर है, तो उसे हम कहते हैं ये इसमें एक टैलेंट है, हम उसे इंटेलिजेंस नहीं कह सकते। तो आपने ये कह दिया कि ये एक डिफरेंट इंटेलिजेंस है, तो ये भी क्रिटिसाइज़ किया गया था। और इन्होंने जनरल एबिलिटीज़, एक इंसान में जो जनरल चीज़ें होती हैं, कॉमन होती हैं सब में, वो इन सारी चीज़ों को उन्होंने इग्नोर कर दिया, इस बुनियाद पर भी क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो ये आज की हमारी थ्योरी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको इसको ज़रूर याद रखना चाहिए और अपने बच्चों पर, अपने स्टूडेंट्स पर अप्लाई करना चाहिए। और आपको इस थ्योरी के मुताबिक चीज़ें देखकर उनको ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, बच्चों को पजीर राय देनी चाहिए, किसी को नालायक या डाल नहीं कहना चाहिए, उससे उसकी जो सेल्फ स्टीम है, उसका जो अंदर का टैलेंट है वो भी दब जाता है। इसलिए उसकी तारीफ़ करें, उसमें कुछ ऐसी चीज़ आपको मिलेगी जो डिफरेंट होगी, जो दूसरों में नहीं होगी। तो हर बंदा ज़हीन होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, अच्छा थिंकर होता है, उसमें कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। ऐसे एवरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन गिफ्टेड विद अ यूनिक इंटेलिजेंस, यूनिक टैलेंट। तो आप उसको फाइंड करें, उसी में उसको उसी का उसका स्कोप बना दें, उसी से रिलेटेड वो जॉब करे, या अपना एक नया जॉब का सिस्टम निकाल ले जहाँ पे लोग जॉब करने आए। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हम उनको परखते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। तो हमें ये देखना चाहिए इस थ्योरी को पढ़ने के बाद। ओके, फाइनली थैंक्स।